हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर रिवीजन मारते हैं फटाफट जल्दी से। चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हार्डली 2 या 3 क्लासेस का ही रह गया है। कितने सेक्शन है इसके अंदर? 5 सेक्शन है। चलिए सबसे पहले तो डेट से शुरुआत करते हैं। आज तारीख क्या है? 10 फरवरी 2021। ठीक है। चैप्टर है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है। इसमें सेक्शन 5, 6, 7, 8 और 9 हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट सेक्शन 8 जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी कि 5, 6, 7 और 9 ही हैं। सेक्शन 5 किस चीज का है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सेक्शन है सेक्शन 5। ठीक है ना। सेक्शन 6 किसका है? रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। सेक्शन 7 किसका है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इनकम। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया किसका है? और सेक्शन 8 तो है ही नहीं। सेक्शन 9 किसका है? इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है। इनकी लिस्ट है जो हमें सेक्शन 7 और सेक्शन 9 में जरूरत मतलब हमें समझाई जाएगी। क्यों समझाई जाएगी? क्योंकि 2 तरह की इनकम होती हैं सत्यम, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम क्या होती है? इनकम जो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए। जो चीज एक्चुअल है मतलब रिसीव्ड इन इंडिया है, क्या मैं उसकी लिस्ट दे सकता हूं आपको? एग्जाम्पल दे सकता हूं। देखिए, एग्जाम्पल और लिस्ट में अंतर समझते हैं आप? एग्जाम्पल तो क्या है कि जो मैं आपको 4-5 दूंगा उसके अलावा हजारों लाखों हो सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसलिए होते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है। लिस्ट क्या होता है? एक सर्टेन लिस्ट होती है, उसके अलावा फिर उसके अंदर कुछ और इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो जो चीज एक्चुअल है उसकी लिस्ट कैसे तैयार होगी? वो तो हजारों लाखों कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज डीम्ड है, मानी गई है, एक्चुअल नहीं है, वास्तविकता से परे है, लेकिन लॉ मेकर्स को उसे मानना है कि हम लॉ बनाते वक्त हम ऐसा मानेंगे, तो उसकी तो उन्हें एक सर्टेन लिस्ट देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 7 में वो इनकम मौजूद हैं जो कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। और सेक्शन 9 में वो इनकम मौजूद हैं जो इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया है। क्योंकि जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम है, और जो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। सेक्शन 9 जो है वो डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया, क्योंकि इनकम जो एक्रू और राइज इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम है, और जो इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम की कैटेगरी में ही आता है। Is it clear to all of you? Is it clear? तो हम सीधे सेक्शन 7 और सेक्शन 9 की तरफ बढ़ते हैं कि वो इनकम कौन कौन सी हैं जो डीम्ड बेसिस पर रिसीव्ड या डीम्ड बेसिस पर एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती हैं। सबसे पहले सेक्शन 7 की हम बात करते हैं। ठीक है ना। नोट्स में भी है, लेकिन मैं आपको जैसे रजिस्टर है उसमें भी लिखवा के चल रहा हूं, जिससे आप अपने हैंड राइटिंग में जब रजिस्टर बनाते हैं तो मेमोरी उससे बढ़ती है और रिटेंशन पावर उससे बढ़ती है, लंबे समय तक वो चीज याद रहती है।
नोट्स में भी मैं आपको दिखला देता हूं कि नोट्स में कहां पर हैं। नोट्स देखिएगा, नोट्स में कहां पर है, ये पेज नंबर 1 2 3, बाकी तो हमने पढ़ा ही दिया था। 4 पर भी नहीं है। फिर है आपका सेक्शन 9 पेज नंबर 5 पर है। किस पर है? 4 पर था। ओके, ये रिसीट, और ये तो मैंने पढ़ाई दिया था पिछली क्लास में, छोटी क्लास हुई थी, रिसीट और रेमिटेंस ये पढ़ाई दिया था। ये पेज नंबर 4 पर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ कम समझ में आएगा अभी ये, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इसमें टॉपिक हैं वो भी आपने पढ़े ही नहीं है। एक तरह कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन की बात अभी है इसमें, लेकिन क्योंकि इसी चैप्टर के साथ है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं यहां पर। बाकी जो समझ में आने का काम है, जो लिंकेज का काम है, जैसे जैसे इन टॉपिक का जिक्र होना स्टार्ट होगा लेटर स्टेज पर, अगले चैप्टर को जैसे मैं सैलरी चैप्टर कराऊंगा तो एक आध चीज का वहां इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपको वो चीज समझ में आएंगी, ठीक है ना। अभी मैं कह दूंगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर बैलेंस, कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट तो मैंने फिर भी आपको जो शुरू की इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, ठीक है, अगर आपने समझी होने तो वहां करा रखा है। इसका जिक्र बाद में भी आएगा, लेकिन वहां पे भी मैंने इसे अच्छी तरह से करा रखा है। लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि वो धीरे धीरे करके ही आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो हम लिखते हैं, क्या लिखना है हमें? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। टॉपिक है हमारा इनकम, टॉपिक है हमारा इनकम, टॉपिक है इनकम, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड in India. Income deemed to be received in India. और this is section 7. This is section 7. पहली जो इनकम है, लिखने से पहले थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कुछ तो समझ में आया आपके, लेकिन अदरवाइज जो समझ में आएगा ये वाली बात वो आएगी बाद में ही। जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, 5 हेड है हमारे पास, उसमें सैलरी फर्स्ट हेड है। जब हम सैलरी चैप्टर को स्टडी करेंगे तो उसमें एक प्रोविडेंट फंड का जिक्र आएगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि। नाम से ही पता लग रहा है, हिंदी नाम से पता लग रहा है कि एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए ये कुछ फंड है। इसमें क्या होता है, कंपल्सरीली एम्प्लॉय को भी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज जमा करानी होती है। से अगर एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो हमने कहा कि 10% एम्प्लॉय को जमा कराना है, तो उसे जो कैश इन हैंड मिलेगा वो 90,000 रुपये मिलेगा, और 10,000 रुपये उसके नाम से उसके एक फंड में जमा हो जाएगा। जैसे आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट है, आरडी है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं किसी भी बंदे के, तो रहेगा उसी का। लेकिन भाई अभी खर्च नहीं कर सकते, ये आप अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखिए। जबरदस्ती है, हम तो फ्यूचर के लिए रोकेंगे ही रोकेंगे आपको। साथ ही साथ इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन जमा कराता है, यानी कि 1 लाख रुपए तो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है उदाहरण के तौर पर, जिसमें 10,000 रुपये काट के उसने अपने आप ही के नाम से आप ही के अकाउंट में जमा करा दिए, बस आप निकाल नहीं सकते। 90,000 आपको दे दिए, प्लस 10,000 रुपये एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा अपने। तो एक तरह से एम्प्लॉयर को तो जो सैलरी का बर्डन पड़ा वो 1,10,000 रुपये पड़ा, जिसमें 90,000 रुपये अभी आपको दे दिए और 20,000 रुपये आपके खाते में उसने आपके भविष्य के लिए डिपॉजिट करा दिए। उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे।
तो इसे बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। फिलहाल 2 तरीके की बात हम कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज यानी कि कहीं से अप्रूवल लेनी होगी वो मिल चुकी होगी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेनी है वो मिल गई आपको, तो आप रिकॉग्नाइज हो गए। अरे एक है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपने जो शर्तें हैं इनकम टैक्स की वो मानी नहीं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने आपको अप्रूवल नहीं दी। जरा आप कोई मकान दुकान करते हैं, एमडीए अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड कॉलोनी, एमडीए अप्रूव्ड यानी कि जो गवर्नमेंट के नियम हैं, मेरठ विकास प्राधिकरण के नियम हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके तहत आप नक्शा बना रहे हैं, बिल्डिंग उसके तहत आप खड़ी कर रहे हैं, तो अप्रूवल मिल जाएगी आपको, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलेगी। इतना ही तो है। तो ऐसे ही प्रोविडेंट फंड भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। आप ही बताइए कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है क्या वो आपको मिल गया? एम्प्लॉयर अपनी तरफ से जमा करा रहा है कुछ कंट्रीब्यूशन आपके भविष्य के लिए, तो क्या आज आपको मिल गया वो? लेकिन जब हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसे वो टैक्सेबल करेंगे। देखिए जब हम बाकी के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें नियम है कि क्या चीज टैक्सेबल होगी, क्या चीज टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन सब चैप्टरों का जो एक तरह से लिंक है वो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से है। रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम निकालने के तरीके को नहीं बताता, वो तो बाकी के चैप्टर हैं जो इनकम निकाली कैसे जाएगी वो तरीके बताएंगे। ये तो बताता बेसिक थीम है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम कब टैक्सेबल करेंगे, कब टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो ये तो कह रहा हम इंडियन इनकम टैक्सेबल करेंगे, फॉरेन अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल करेंगे। इंडियन इनकम क्या होती है? इंडियन इनकम तो सभी में टैक्सेबल हो जाएगी। चलो इनकम रिसीव करो या डीम टू बी रिसीव। तो एम्प्लॉय कहेगा तुमने सैलरी चैप्टर में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल कर रखा है, तुमने सैलरी चैप्टर के अंदर बता रखा है। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर तो वो कहता है कि इंडियन इनकम वही तो होगी जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, और रिसीव तो मुझे हुई नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा होगा? इसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया। समझ आ रही है बात आपकी? समझ आयो? एक्चुअली किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में आपको लिंक बनाना पड़ता है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं और बेसिक चीजों के अलावा फिर आगे के चैप्टर में कुछ और कहा जाता है। लेकिन आगे के चैप्टर में कुछ भी कहा जाए उसका एक रिलेशनशिप बेसिक थीम से जरूर होना चाहिए, नहीं तो कोई भी पकड़ लेगा जी आप रेजिडेंशियल स्टेटस में तो कुछ कह के आए हो और अब आप कुछ और कह रहे हो। तो कानून में ऐसा नहीं होता। एक लिंक स्थापित, एक कड़ी जो है वो स्थापित होनी जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते होंगे हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हर साल आप और हम कुछ बारीकियों का फायदा उठा के इनकम टैक्स को तोड़ते हैं और माइंड उसी में है। किसी भी लोग को फॉलो करने में माइंड नहीं है, फॉलो तो हर एक कोई कर लेगा। आप खुद सोचिए, आप कल कोई एक बड़े उद्योगपति बन गए और या कोई उद्योगपति आपके पास आता है कि जी मेरी इतनी आय है, इस पर इनकम टैक्स बैठना है, दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट ने तो इतना बता दिया, वकील ने इतना बता दिया। अब आप कहने लोगे जी हाँ इतना ही लगेगा, ये कैलकुलेशन है, ये टैक्स रेट है, इतना ही लगेगा। अरे इतना ही लगेगा तो आपके पास क्यों आ रहा है वो रेट ऑफ टैक्स? तो आम आदमी को भी पता है, किसी को भी समझाऊंगा 2 क्लास में वो पता लग जाएंगे, कैलकुलेट कर लेगा वो अपनी इनकम टैक्स। वो तो आपके पास ले आ रहा है कि आप बताओ, तरीके बताओ मुझे कि कहां से ये इनकम टैक्स कम हो सकता है। चोरी नहीं करनी, चोरी का तरीका भी कोई भी बता देगा। माइंड किसमें है कि सीना ठोक कर आप इतनी इनकम है मेरी नंबर 1 में, दिमाग लगाएं, कमजोरियों को पहचाने लो की, उन कमजोरियों को पहचान के आप ठोक के डिपार्टमेंट से कहें कि इतना इनकम है लेकिन टैक्स इतना बैठ रहा है, और इस तरीके से बैठ रहा है, तो जो डिपार्टमेंट है उसके पास कोई उत्तर ना हो आपकी बात का। तो माइंड तो उसमें है ना, चोरी करने भी माइंड नहीं है और ना ही पूरा टैक्स भरने में माइंड है।
माइंड उसमें है कि आप नंबर एक से ठोक बजा के सबको दिखला के कहें कि प्रोविजन देखिए इस तरीके से है, इस तरह से वो अप्लाई होना है और टैक्स कम बैठेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? वो धीरे धीरे करके पता लगेगा। इसलिए मैंने इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले कह दिया कि टाइम लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरीका मेरे पास ये भी था, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर सेक्शन 7 और 9 भी नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल है, थोड़ा सा डेप्थ है। तो मैं जगह छुड़वा देता और हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाते। एमसीक्यू कराने मैं एमसीक्यू भी करा देता आपको, लेकिन मैंने सोचा कि चलो करा तो देते ही हैं, समझ में धीरे धीरे करके आपके आ जाएगा। जैसे जैसे आइटम आएंगी तो वैसे वैसे समझ में आगे के लिए चैप्टर में आ जाएगा। अब थोड़ा सा लिंक में बता रहा हूँ, एकदम मैंने लिखवाना स्टार्ट नहीं करा, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो प्रोविडेंट फंड समझ में आ गया। जब आप वहां पढ़ेंगे तो सैलरी का 12% तक तो टैक्स नहीं लगता जब प्रोविडेंट फंड में, लेकिन 12% से ऊपर जो जमा कराएगा एम्प्लॉयर, वो क्या है? टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, वो क्या है? इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं हेडिंग ही बना दी। मुझे ये भी तो करना है, टाइम भी बचाना है, कम शब्दों में लिखना है, अब पूरी बात भी हो जाए। हम तो आइटम के सीधे नाम लिखेंगे, पूरी पूरी लैंग्वेज को बनाएंगे कि ये वाली इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, वो तो लिखी हुई है कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। तो लिखना शुरू कीजिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन employers contribution in excess of 12% of salary employer contribution in excess of 12% of salary। तो ये क्या है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसी तरीके से देखिए कहीं पे भी आप जमा करा रहे हैं पैसा फ्यूचर के लिए, तो जितना आपने जमा कराया उतना ही निकालूं क्या मैं, या उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता होगा? इंटरेस्ट मिलता होगा, लेकिन क्या वो मिल गया? वो तो जमा हो रहा है, तो उसे भी क्या माना होगा इन्होंने? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एज्यूम किया गया है। लेकिन जब आप उन चैप्टर में पढ़ोगे तो 9.5% तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो जो चीज एग्जेम्प्ट है, जिस पे टैक्स लगना ही नहीं है, तो उससे ऊपर जो मिलेगा वो क्या है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड एक चीज लिखिएगा, जो पहला पॉइंट है ना, जैसे मैंने आपको बताया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये बताया था ना, तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड की बात नहीं कर रहे, अनरिकॉग्नाइज्ड का टैक्सेबल नहीं होता अभी। तो जब उसकी टैक्सेबल ही नहीं होती तो उसे डीम्ड करके क्या करेंगे? डीम्ड उसे तो करेंगे जो चीज टैक्स लगानी है हमें। अगर टैक्स लगाना ही नहीं है तो क्या करेंगे उसे? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड in excess of 9.5% of salary, interest credited to RPF in excess of 9.5% of salary is income which is deemed to be received in India। ठीक है। तीसरी चीज, ये अभी समझ में नहीं आएगी आपको, उसकी बैकग्राउंड भी अभी नहीं बना पा रहा मैं, क्यों? कुछ भी बैकग्राउंड बनाऊंगा समझ में नहीं आएगी, लिखवा के छोड़ रहा हूं मैं। एक होता है यूआरपीएफ, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक आरपीएफ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट कराते हैं बस।
यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट कराते हैं। इसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा, हर चीज में लॉजिक से बताऊंगा जिससे आपका माइंड वर्क करने लगे। तो फिलहाल मैं लिखवा के छोड़ रहा हूं, ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। मिलता ये भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। तो किस बात को सोच के टैक्स लगाती है, क्योंकि वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ unrecognized provident fund to recognized provident fund. Transferred balance from URPF to RPF. इसी तरीके से एक चीज होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है, एम्प्लॉय को ड्यूटी बाउंड करती है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी एक निश्चित अमाउंट से ऊपर जा रही है तो वैसे तो टैक्स किसे देना, डायरेक्ट टैक्स से देना, इनकम टैक्स, तो जिसकी इनकम है वही देगा। लेकिन गवर्नमेंट कुछ बैकडोर एंट्री से टैक्स कटवा के रखती है, वो आगे चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन टीडीएस का नाम शायद आपने सुना हो कि एम्प्लॉयर अगर 1 लाख सैलरी है और 10,000 रुपये टैक्स बैठ रहा है तो एम्प्लॉय को कितना देगा, 90,000। 10,000 रुपये उसके टैक्स के गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। लेकिन टैक्सेबल वो भी है, ऐसा नहीं है कि टैक्स 90 पे लगना है, टैक्स पूरे 1 लाख पे लगना है। तो एम्प्लॉय तो ये कहेगा जब वो मुझे मिले नहीं तो टैक्स इस बात का, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मिली नहीं है आपको लेकिन टैक्स लगाना है मुझे, तो हम क्या मान लेंगे कि जैसे वो मिल गई। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे बोलते हैं टीडीएस, इसे बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से पिछले चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर थे 7-8 क्लास हुई थी उसमें मैंने कुछ आपको इनकम बताई थी, वो आपको याद आ रही होंगी, जिक्र वैसे बाद में भी आएगा। तो देखा जाए वो भी मिलती नहीं है लेकिन टैक्स गवर्नमेंट उन पर भी लगाती है और स्पेशल रेट से टैक्स लगाती है। तो वो इनकम को भी क्या मान लिया गया है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें कैश क्रेडिट है, इसमें कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, इस तरह की इनकम है, 6-7 इनकम है वहां पर, ठीक है। तो ये भी इनकम क्या मान ली गई है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर है? आप देखिएगा, अरे एक और रह गई है तो वो और बता देता हूं मैं आपको। द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, annual accretion in the previous year to the balance at the credit of an employee participating in a recognized provident fund to the extent of the following: employer contribution in excess of 12% of salary, or interest credited to RPF in excess of 9.5% of salary। ये पूरी लैंग्वेज आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने लिखवाया उससे भी लिख सकते हो आप। कभी आप सोचें कि बिल्कुल रट्टा फीके से मानना, जो आप बच्चा ये सोच के चलता है उसे सब्जेक्ट बहुत भारी लगता है। समझ में आ रही बात? और एमसीक्यू में तो वैसे भी नहीं लिखना। सीएस एग्जीक्यूटिव में 100% पेपर एमसीक्यू है और सीए इंटरमीडिएट में 30% एमसीक्यू है और 70% आपका सब्जेक्टिव है। तो एमसीक्यू दोनों के लिए काम किया। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में फंसता है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं।
सेकंड, द ट्रांसफर बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन अकाउंट देयर ओन। ट्रांसफर बैलेंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड, तो मैंने क्या लिखवाया, ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, ठीक है ना। ये अभी लिखवाना बाकी है, मैं बता रहा था एक चीज रह गई है बस। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or any other employer in the previous year to the account of an employee under a pension scheme referred to in section 80 CC D। तो ये मैं लिखवाऊंगा। कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ये मैं लिखवाई चुका हूँ आपको। टैक्स डिडक्टेड एसओसी लिखवाई चुका हूँ, और एक है डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो ये दो चीजें रह रही हैं, तो लिखिएगा 6 पॉइंट लिखिएगा, डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट, इनका भी आपको सेक्शन पता लग जाएंगे। और 7 पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल हमें कीवर्ड याद रखने हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर इन ए पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम, ये समझ में आपको बाद में आएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए चीज बहुत ज्यादा समझ में नहीं है कि मैं खुद कह रहा हूं। समझ में आने के लिए पहले आपको आइटम के बारे में पता तो होना चाहिए। जब आपको आइटम के बारे में नहीं पता ये स्कीम किस तरह की होती हैं, डीम्ड प्रॉफिट किस तरह के होते हैं, फिलहाल तो मैं लिखवा रहा हूं कि आपका रजिस्टर ये चैप्टर के लिहाज से पूरा हो जाए, इसमें कुछ रहे ना, ठीक है ना। आज ये भी एक चीज आपको प्रैक्टिस बनानी है, जैसे मैंने चैप्टर पूरा करा दूंगा, कल की क्लास तक मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। 2-3 पेज आप जरूर छोड़ेंगे। उसका कारण क्या होता है कि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज होती है कि इस चीज को यहां नोट डाउन कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉय इन ए पेंशन स्कीम इन सेक्शन 80 CCD। अब आपको 80 CCD पता ही नहीं है तो क्या समझ में आएगा, तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम केवल क्या कर रहे हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। जो समझाने लायक चीज थी थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दी, क्लियर है चीज। तो डीम्ड प्रॉफिट आ गया, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम। तो जो कीवर्ड थे वो सारे मैंने ले लिए, कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और द एम्प्लॉयर, इन द अकाउंट कोई मतलब नहीं है मुझे, पेंशन स्कीम में बेसिकली है सेक्शन 80 CCD। हमें कोई ये थोड़ी बिल्कुल क्रैमिंग करनी है इस चीज को, कीवर्ड मिस नहीं होने चाहिए बस आपके। डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, तो डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स मैंने लिखवाया नहीं, क्यों नहीं लिखवाया, जो चीज चार्जेबल है वही हम टैक्सेबल करेंगे। जैसे ऊपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, 12% तक टैक्सेबल था ही नहीं, तो हमने क्या लिखा, इन एक्सेस ऑफ 12% लिखा हुआ। क्लियर है बात ये, कोई डाउट हो बता दीजिए मेरे, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर लीजिए। कौन कौन सी इनकम है, टोटल 7 इनकम है। 7 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नोट्स मैंने दे रखे हैं एक ही के अंदर 2 पॉइंट लिख रखे हैं, इन टोटल 7 इनकम है। पहली इनकम कौन सी है बताइएगा मेरे से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। दूसरी इनकम कौन सी है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ द सैलरी। तीसरी इनकम कौन सी है, ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, ये क्या होता है वो हम समझेंगे बाद में। चौथी इनकम कौन सी है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पांचवी इनकम कौन सी है, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। 2 और हैं, मतलब एक जिक्र लिखवा दिया मैंने, पेपर में भी इतने से काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस इनकम की बात कर रहे हैं। छठी इनकम कौन सी है, डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स। और 7वीं इनकम कौन सी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर इन ए पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD। ये टोटल 7 इनकम है
विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर है? इसमें आपको ये नहीं देखना कि वो रिसीव कहाँ हुई, अगर ये इनकम बाहर भी रिसीव हुई या रिसीव ही नहीं हुई, आप कहने लगे सब रिसीव नहीं हुई तो ये इंडियन इनकम कैसे है, कोई मतलब नहीं हमें, ये इंडियन इनकम रहेंगी क्योंकि इंडियन ये रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएंगी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अगर हम बात करेंगे, सेक्शन 9 नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो सेक्शन 9। वो क्या है? इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। उससे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं एक्रू और अराइज का। इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसे साथ के साथ नोट से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रू एंड अराइज? कोई मुझे बताए। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वैसे, और अकाउंट्स में आपने बहुत जगह यूज किया होगा एक्रू और अराइज। व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजी एक्रू और अराइज? कुछ भी जो आपके मन में है, ऐसा नहीं है कि पढ़ के आप देख के बताएं और फिर मेरे मन में ये जगाने की कोशिश करें कि आपको पहले से पता था और होशियार की कैटेगरी में आप आने की कोशिश करें। जो फिलहाल पता है आपको, है ना, जो भी पता है आपको इसी का कुछ, कोई बात नहीं, कुछ भी बता दो, कुछ भी बता दो जो भी मन में आ जाए। एक्रू एंड अराइज ऐसा होता है, देखिए मेरा अपना जो पढ़ाने का तरीका है, आप गलत बताएंगे मैं सही बताऊंगा, ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। एक बच्चा चुप बैठा हुआ है, उसे नहीं आता है, लेकिन वो कुछ सोचता ही नहीं है, और मैं जब सही बताऊंगा तो कम समझ में आएगा। आप कुछ भी सोचते हैं ना, आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो भी मेरे लिए काफी है। आप कहें 2 और 2 5 होते हैं, मेरे लिए ठीक है, मैं बता दूंगा 2 और 2 4 होते हैं, क्या दिक्कत होगी। लेकिन मैंने कहा 2 और 2 कितने होते हैं, ठीक है जितना बताना बता दो फिर, तो वो चीज स्थिति ठीक नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं है, आप बताइए आगे। देखिए मैं बताता हूँ एग्जैक्टली एक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। वैसे अगर हम बात करें अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार आता है वहां पर, तो वहां पर जो अकाउंट के टीचर होते हैं वो एक ही मतलब निकाल के चलते हैं, जबकि मतलब एक ही नहीं होता, लेकिन वहां फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है। जबकि डिफरेंस है, अब बहुत बारीकी का डिफरेंस है। नॉलेज का पता ही तब लगता है जब आपको 2 टर्मिनोलॉजी जो एक जैसी रिफ्लेक्ट होती हैं और उनका अंतर पता हो, तभी नॉलेज का भी पता लगता है। एक्रू, जैसा कि इसिका ने बताया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और फीस अभी नहीं मिली है लेकिन मिल जाएगी, मैं कमा रहा हूं, एक्रू हो रही है। ये बताइए एक्रू अराइज से पहले होती होगी या अराइज के बाद होती होगी, या कोई भी कभी भी हो सकती है। देखो रिसीव्ड होना अलग है, एक्रू होना अलग है। तभी इंडियन इनकम क्या है, जो रिसीव्ड हो गई वो भी इंडियन इनकम है, और जो एक्रू हो गई वो भी इंडियन इनकम है। मैनी टाइम ऐसा हो सकता है कि एक्रू पहले हो जाए रिसीव बाद में हो, मेनी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि रिसीव पहले हो जाए एक्रू बाद में हो। एडवांस रजिस्ट्रेशन हो गए कि बैच जो है हमारा सीए फाउंडेशन का वो चालू होने वाला है 1 जून 2021 से, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो गए, तो रिसीव हो गई वो, लेकिन क्या एक्रू हो गई? मैंने क्लास ली उनकी नहीं ली, लेकिन रिसीव हो गई। तो एक्रू और रिसीव में अंतर हो। लेकिन हम यहां पे किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? एक्रू और राइज की बात कर रहे हैं। तो एक्रू और राइज की में क्या अंतर है? देखिए एक्रू होना होता कमाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो रोजाना मेरी इनकम एक्रू हो रही है। एराइज होता है क्या आप कानूनन एक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं पेयर के ऊपर, जिसे पैसा देना है। कैन पे क्रिएट ए डिमांड ऑन पेयर।
सर ये कैसे पता लगता है? ये टर्म्स एंड कंडीशन में पता लगता है, पेयर और पे की। पेयर तो समझते हैं जो पैसा देगा, पे ही कौन है? जो पैसा लेगा। तो ये पता लगता है टर्म्स एंड कंडीशन पर। जैसे सोनिया है, हमारे यहाँ वर्क कर रही है, महीना होगा 1 तारीख से 31 तारीख तक का होगा महीना। आप भी किसी आदमी को सैलरी पर रखते हैं, तो सैलरी की टर्म्स एंड कंडीशन मोटे मोटे तौर से क्या होती होंगी कि रोजाना डे पर डे की सैलरी ले लो आप। मंथली सैलरी में क्या ऐसा होता होगा? क्या होता होगा कि आपका महीना पूरा हो जाता होगा। क्या सोनिया 5 दिन काम करने के बाद ये कह सकती है पैसा दे दो? रिक्वेस्ट तो कर सकती है, सर एडवांस में दे दो। मैंने मना कर दिया, तो देखो 5 दिन काम तो कर लिया, तो क्या वो डिमांड क्रिएट कर सकती है? डिमांड कब क्रिएट कर पाएगी वो? जब उसका महीना पूरा हो जाएगा। जो शुरुआत में बातचीत हुई होगी हमारे उसके बीच में, किन शर्तों पर वो काम करने के लिए तैयार है। होने के लिए तो डेली वेजेस वाले भी होते हैं, तो उनका डेली ड्यू हो जाता है। लेकिन क्या उनका पर घंटे के हिसाब से ड्यू होगा? यदि 8 घंटे काम कर दिया, अब 2 घंटे काम कर लिया, मुझे चाय पीने जाना है, निकाल दिए। डिपेंड करता है कि क्या टीएनसी पर बात हुई है। राइट टू डिमांड समझ में आ गया कि हक से आप कब अपना पैसा मांग सकते हो, इसे कहते हैं एराइज होना। एक्रू तो जैसे आपने मेहनत करी, एक्रू तो हो जाती है। एराइज होगा जब मैं राइट बनता है मेरा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, क्या कहा गया होगा आपसे? 3-4 दिन आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, जबकि बैच तो 3-4 महीने का है। तो अराइज तो हो चुकी बहुत पहले, तभी तो हम राइट का यूज कर रहे हैं, तभी तो हम मांग रहे हैं। एक बच्चा मेरे पास आज इंक्वायरी के लिए आया, मैंने कहा 5 दिन क्लास करके देखो। कल से वो आना स्टार्ट किया, तो क्या मैं परसों से डिमांड कर दूं? एक्रू तो हो रही है, बैच तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एराइज नहीं हुई। 5 दिन बाद एराइज होगी। जो मेरी बात उससे हुई थी, 5 दिन बाद मैं मांगना स्टार्ट कर सकता हूं। गेटिंग दिस पॉइंट? थ्योरी तो मैं इतनी एक्सप्लेन करके इतनी क्लियर कर दूंगा जिसमें आप लोग डाउटेड रहते थे, चीज समझ में नहीं आई, कभी जिंदगी भर नहीं बोलोगे। आप किसी से भी पूछ लेना, डिफरेंस पता ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से नॉलेज शो होती है। यहाँ बंदा सीए या सीएस कर रहा है तो इस लायक है भी या नहीं हो? पढ़िए मेरे साथ। Accrual refers to the right to receive. Accrual refers to the right to receive income, whereas due refers to the right to enforce the payment of the same. Example: salary for work done in December will accrue throughout the month, day to day, but will become due on the salary bill being passed on 31st December or 1st January. Further, the income which has been taxed on accrual basis cannot be assessed again on receipt basis, as it will lead to double taxes. ये तो मैंने पहले बता दिया था कि अगर एक बार वो एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो वो फिर रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल नहीं हो सकती। अरे एक बार वो रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो वो फिर एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल नहीं हो सकती है। क्लियर है चीजें? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट तो नहीं है? अब हम बात करते हैं इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया की, सेक्शन 9 की बात करते हैं। इसे भी लिखना शुरू कीजिए। कुछ मैं अभी करवा दूंगा, इसमें 9-10 इनकम है करीब करीब, तो सारी की सारी आज नहीं होंगी, कुछ कल हो जाएंगी। कल फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यू वगैरह सोल्व होंगे आपके। तो हेडिंग है हमारी इनकम deemed to accrue or arise in India, section 9।
सेक्शन 9। इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, सेक्शन 9। पहली इनकम, सैलरी। सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू or arise at a place where services are rendered। Salary is deemed to accrue or arise at a place where the services are rendered। If services are rendered in India, then salary will be deemed to accrue and arise in India। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं केवल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। If services are rendered outside India, salary is income which is deemed to accrue and arise outside India। सर क्या मतलब हुआ, मतलब बताइए आप हमें। देखिए, एक फॉरेन सिटीजन है कोई नाम लिख लेते हैं हम। एक कोई बंदा है, क्या नाम रखें इसका, चलिए रख लेते हैं मोटू। ये कहां का है, सिटीजन ऑफ यूएसए। इंडिया में रिलायंस लिमिटेड में ये जो है पोस्टेड है। इन इंडिया, वैसे तो रिलायंस लिमिटेड की पूरे वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह ऑफिस वगैरह खुले होंगे। इंडिया में शहर का नाम लिख देते हैं मुंबई। मुंबई में क्या है, ये पोस्टेड है यूएसए का नागरिक। पूरे जीवन काल इसने यहां सर्विसेज दी, हर महीने से तनख्वाह मिलती होगी। वो तनख्वाह क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं रिसीव भी यहीं हो रही है। उसमें तो वो तो हो ही रही है, उसे तो क्या करूंगा मैं, उसे तो मान के भी क्या करूंगा, वो तो हो ही रही रिसीव है। ये जो बंदा है गो बैक टू यूएसए आफ्टर रिटायरमेंट and gets pension in USA and USA करेंसी। ये थोड़ी है कि पेंशन वो इंडिया में लेने आएगा, तो बाद में तय हो गई होगी। पेंशन कैसे मिलेगी, ठीक है, जब तक काम था आप रहे यहां पर, रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद आप यूएसए चले गए। तो ये पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है। अभी मोटू कह रहा है ये तो इंडियन इनकम है ही नहीं, ये तो मुझे यूएसए में मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये पेंशन क्यों मिल रही है तुझे, ये पेंशन क्यों मिल रही है, क्योंकि तूने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी है। तो गवर्नमेंट ने ये तो लिखा, सैलरी इज ए income which is deemed to accrue rise at a place where the services are rendered। Motu is getting pension because of services are rendered in India। Because of services are rendered in India, so that pension will be an income which is deemed to accrue and rise in India। जो इसे काम करने के दौरान मिल रही थी वो तो है ही इनकम एक्रू एंड राइज, वो तो रिसीव भी इंडिया में, उसको तो कोई छोड़ दो। लेकिन दिक्कत थी पेंशन की,
तो इस पेंशन के लिए गवर्नमेंट को ये नियम बनाना पड़ गया, भैया जहां तुम सर्विसेज रेंडर करोगे उस वजह से आपको जो इनकम की प्राप्ति होगी वो उस जगह की मानी जाएगी जिस जगह आपने वर्क किया है। ठीक है ना। तो इन माय एग्जाम्पल जो पेंशन है, तो पेंशन इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर होगी बात ये? आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। कर लिया जी कॉपी है। अब इसी से मिलती जुलती एक और भी इनकम है, और वो अपने आप में पॉइंट नंबर 1 का एक्सेप्शन भी है। ध्यान दीजिए मैं क्या आगे बोल रहा हूं। मतलब देखा जाए अपने आप में यही एक्सेप्शन है, इनकम एक्रूएंट है तो इंडिया की नहीं, फिर भी गवर्नमेंट ने मान ली। अब इस पॉइंट का और एक और एक्सेप्शन है अपने आप में। पॉइंट नंबर 1 में हम क्या कह के चल रहे हैं कि सैलरी इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज एट ए प्लेस वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड। इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया then salary will be deemed to accrue and arise in India. But if the services are rendered outside India, so salary is income which is deemed to accrue and arise outside India. यानी कि इंडिया में अगर सर्विसेज रेंडर करेंगे तो ही तो डीम टू एक्रू एंड इंडिया मानी जाएगी। अब मैं इसका भी एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। इसके एक्सेप्शन में क्या होगा, यानी कि इन सर्टेन केसेज इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, देन ऑल्सो सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। गेटिंग दिस पॉइंट? नॉर्मल रूल तो यही है कि जहां आपने सर्विसेज रेंडर करी है वहीं की सैलरी इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज मानी जाएगी। लेकिन इस नॉर्मल रूल का भी एक्सेप्शन है, यानी कि सर्विसेज आप बाहर रेंडर करेंगे तो अगर बाहर रेंडर करेंगे तो सैलरी डीम्ड और एक्रू नॉर्मली कहां की होनी चाहिए, बाहर की। लेकिन तब भी गवर्नमेंट कह रही है इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब है आप उन कंडीशन को चेक कीजिए। अगर सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो बाहर सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं तो भी क्या होगा, सैलरी एक्रू एंड राइज इंडिया की ही मानी जाएगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आप कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही है। समझ आ रही है बात आपके? जैसे मतलब इससे लो से मिलता जुलता एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल एक्सेप्शन को समझाने के लिए कि हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या हमेशा सच बोलना ही इंसानियत है? अगर किसी सच से किसी को नुकसान हो रहा है तो क्या सच वहां बोला जाना चाहिए? तो देखा जाए, ये तो लो की बात कर रहा हूं मैं, अदर देन लो भी हम जो सामाजिक जिन बंधों में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे भी जो नियम बनाए जाते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, तो क्या उन नियमों को बिना एक्सेप्शन के चलाया जा सकता है? बहुत पहले आपने बचपन में सच्चाई के ऊपर ही कि एक कसाई है, गाय के पीछे भागा चला आ रहा है और आपसे पूछता है गाय किधर गई है, तो क्या आपको गाय के जाने का सही रास्ता बता देना चाहिए? क्यों? क्योंकि तो आपको तो पाठ पढ़ाया गया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या वहां सच बोलना सही है? तो देखा जाए एक्सेप्शन से तो दुनिया भरी पड़ी है, अब कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पता है ना एक्सेप्शन कब लगेंगे, आप कंडीशन चेक कीजिए। तो यहां पर भी एक्सेप्शन काम में आएगा, एक्सेप्शन काम में आएगा। और वो एक्सेप्शन है कुछ कंडीशन का कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, और सर्विसेज रेंडर्ड बाहर करनी चाहिए। अगर इंडिया में सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो आप हो ही वैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि सर्विसेज आप रेंडर बाहर कर रहे हो, लेकिन दो
चीजें और होनी चाहिए आपके साथ, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात कि कभी एक्सेप्शन लगेगी, कभी एक्सेप्शन नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं जी, क्या लिख लेते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जब भी मैं गवर्नमेंट लिखूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ इंक्लूडेड है। अगर कभी कभी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा तो इसका मतलब उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में तो इतना नहीं फंसाते वो, बता दूं मैं आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक एक वर्ड पर स्ट्रेस करेंगे वो, एक एक वर्ड की जानकारी होनी चाहिए आपको। तो जहां मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना होगा लिख दूंगा मैं, जहां नहीं लिखा इसका मतलब है दोनों शामिल है। एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। बस पूरी लैंग्वेज की होती नहीं है। इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू अंडर इंडिया, वो तो ऊपर हेडिंग है ही हमारे पास, वो तो हेडिंग में चल ही रहा है हमारे पास। हम तो एक कंडीशन लिख रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया और सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। क्लियर? देखिए आप खुद ही बताइए, खुद ही बताइएगा। दो एग्जाम्पल मैं लिख के चल रहा हूं, चलिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में क्या है, एग्जाम्पल 1 में क्या है कि एक कोई बंदा है, इसका नाम है समीर, ये क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस समीर को पोस्ट करती है, पोस्टेड इन यूएसए। क्या गवर्नमेंट के काम नहीं चलते रहते? एम्बेसी का नाम सुना होगा आपने, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में होगी। तो जो यूएसए में एम्बेसी होगी वहां कुछ एम्प्लॉय होंगे, जो नीति निर्धारित करते होंगे वो इंडिया के होंगे, कुछ उन्होंने वहां के भी रख रखे होंगे जिन्हें तनख्वाह हमारी इंडियन गवर्नमेंट देती होगी। गेटिंग दिस पॉइंट? इसे यूएस में पोस्टेड कर दिया इन यूएस एम्बेसी, यूएस एम्बेसी। यूएस एम्बेसी में पोस्टेड कर दिया। सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा है, लेकिन एक्रू एंड राइट कहां नहीं आएगी इसकी इनकम? क्यों? क्योंकि कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है, सिटीजन ऑफ इंडिया का है। एक एम्प्लॉय ऐसा भी है यूएसए एम्बेसी में जो सिटीजन यूएसए का ही है, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं माना, लेकिन उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट तनख्वाह देती है हमारी, तो उस सिक्योरिटी गार्ड की इनकम कहां की एक्रू एंड राइट मानी जाएगी? वो फॉरेन की मानी जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेप्शन ही नहीं लगता है। वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है ना। जो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, अगर दो कंडीशन है, देखिए एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों सेटिस्फाइड होंगी तभी एक्रू एंड राइट मानी जाएगी। अगर कोई सी भी एक सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो एक्रू एंड राइट नहीं मानी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखिएगा। यही समीर, ये समीर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ टाटा लिमिटेड। समझ में आ रही बात आपके? यही जो समीर है ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉय टाटा है। टाटा ने एक यूएसए में प्रोजेक्ट है उसका ट्रांसफर कर दिया रे,
समीर को कि यूएसए में प्रोजेक्ट है, निपटा के आओ। सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा है समीर? फॉरेन में। इस समीर की इनकम इंडिया में एक्रूड मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यानी कि पहले केस में मानी जाएगी, दूसरे वाले एग्जाम्पल में नहीं मानी जाएगी, बिकॉज इन एग्जाम्पल नंबर 2 समीर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। बाकी तो कंडीशन पूरी हो रही है। इंडिया के काम से जा रहा है उससे मतलब नहीं, इंडिया की कंपनी काम से जा रहा है उससे मतलब नहीं है। सर्विसेज कहां दे रहे हो तुम? नहीं तो क्या होगा, तुम अगर सीए या सीएस बनने के बाद जाना चाहो अमेरिका में, अमेरिकन गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी, तुम्हें यहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि तुम फिर वहीं की एक्रूडेंट राइट है, वो हम नहीं कहेंगे उस पर। गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को बांध रखा है। अब आप ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर क्या उनके एम्प्लॉय को डबल टैक्स देना पड़ता? वो भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई होगी कि आप अपने यहां नियम ऐसे बनाइए कि हमारे एम्प्लॉय पे टैक्स ना लगे। हम भी तो बनाते हैं दूसरे के लिए। आपने देखा होगा कोई राजनयिक है, एम्बेसडर वगैरह होते हैं, इंडिया में अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उन्हें सजा नहीं होती, उन्हें बाइज्जत उनसे कहा जाता देश छोड़ के चले जाओ। जिन्हें पुराने समय में दूत बोला जाता था, पुराने समय की जो प्रथा है, दूत बन के जो आया, संदेशवाहक जो बन के आया है, उसे आप सजा नहीं दे सकते। रामायण काल में अंगद चला गया था रावण की लंका में, लेकिन वो दूत बन के आया था। हनुमान जी दूत बन के नहीं आए थे, तो रावण ने हनुमान जी को तो सजा दी थी। वो एक अलग बात है कि जो कहानी है या जो हमारी ग्रंथ लिखे हुए हैं उसके हिसाब से वो भगवान हैं, तो उसे सजा नहीं दे पाए, बल्कि उसने लंका जला दी। लेकिन इसके पीछे आंख तो लगाई थी ना, कोशिश तो पूरी करी थी। अंगद के लिए तो वो भी कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो एक पुरानी प्रथा है, सभ्यता है कि जो आपका संदेश लेके जाएगा उसे के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। इवन अभी तक भी आतंकवादी भी नहीं करते ऐसा, जो टेररिस्ट होते हैं। न्यूज चैनल वाले पहुंच जाते हैं, तभी तो उनके संदेश रिकॉर्ड होते हैं। समझ आ रही है बात? तो गेटिंग दिस पॉइंट, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? इन एग्जाम्पल नंबर 1 इनकम, सैलरी इनकम ऑफ समीर इज डीम्ड टू एक्रूडेंट बाय इंडिया। इन एग्जाम्पल नंबर 2 सैलरी इनकम ऑफ समीर इज नॉट डीम्ड टू एक्रूडेंट बाय इंडिया। क्योंकि जब भी आप बाद में पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लेंगे यार, अच्छा क्या कंडीशन है तो पूरी नहीं हो रही। ठीक है ना? यही लिख देता हूं, चलिए। सैलरी इनकम ऑफ समीर, सैलरी ऑफ समीर, सैलरी ऑफ समीर इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सैलरी ऑफ समीर इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इंडिया, तो यहां पर सैलरी ऑफ समीर is not deemed to accrue or arise in India. Is it clear? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं समझता हूँ आज क्यों कॉन्सेप्चुअली चीज चल रही है। ये तो जो हम डीम टू एक्रूडेंट बाय इंडिया है ना, ये तो आपको यहीं की समझ में आ जाएगी बात इसके। लेकिन जो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके जो नाम हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर्ड बैलेंस, सीडीएस, जब तक वही चीज क्लियर नहीं है तो वो समझ में क्या आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो नाम है वो जनरल है, जिन्हें हम यहीं की यहीं समाप्त कर देंगे ज्यादातर चीजों को।
तो सेक्शन 9 बड़ा भी है सेक्शन 7 के मुकाबले, लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपके। तो आज हम ये तक रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।